हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ऑर्डिनरी प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज द हिंदू एनालिसिस 14 जून 2023 की आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक। सबसे पहला है मैपिंग का। आज आपको सीरिया देखना है, यहाँ के आज नहीं करवाऊँगा। यहाँ आपको क्या है, सीरिया देखना है। यहाँ पर सीरिया में डेमेस्कस जो है वो आपको सर्च करना है, ठीक है। और जो आपका ये सिटीज़ है डेमेस्कस सीरिया में, वो भी आपको सर्च करना है। यहाँ क्या हुआ है, 22 ट्रूप्स जो है इंजर्ड हुए हैं सीरिया हेलीकॉप्टर मिसहैपनिंग की वजह से, ये यूएस ने कहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको सीरिया जो है आपको मैपिंग में आज देखना है कि मैपिंग में सीरिया कहाँ है और डेमेस्कस कहाँ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिसइंफ्लेशन की। टू बी स्लो एंड लॉन्ग, आपके शक्तिकांत दास ने कहा है कि जो डिसइंफ्लेशन है वो कहीं ना कहीं स्लो हुआ है और लंबा हुआ है, ठीक है, लंबे समय तक चल रहा है। डिसइंफ्लेशन क्या होता है, आपको ये टर्म जानने की ज़रूरत है। डिसइंफ्लेशन, इन्फ्लेशंस और डिफ्लेशन, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर मार्केट में पैसा आ जाए तो क्या होगा, कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी यानी कि उसकी रेट बढ़ रही है, ठीक है। जब इंक्रीज़ होती है किसी का रेट तो वो क्या होता है, जो वैल्यू, जो अमाउंट है वो अगर मान ली कोई 5 रुपये में और उसका 6 रुपये हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। डिफ्लेशन इसके उल्टा है, यानी कि जो रेट है वो कहीं ना कहीं घट रहा है, 5 से 4 रुपये हो गया तो डिफ्लेशन हो गया। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, अगर रेट में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है तो कहीं ना कहीं हम उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशंस। यानी कि पहले 4% के हिसाब से बढ़ रहा था, अब वो क्या हो गया, 3% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो वो क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है अगर रेट में कमी आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो वही आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन स्टिल अनफोल्डिंग वाइल रिटेल इन्फ्लेशन कूल 4.25 इन मई फ्रॉम 4.7%, यानी कि 4.7% से 4.25% आया रिटेल इन्फ्लेशन, जो कि प्रीसीडिंग मंथ से, ठीक है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं बता रहा है कि डिसइन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्लो हो रहा है, डिसइन्फ्लेशन स्लो हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या करती है, एक आपकी इन्फ्लेशन टारगेट करती है। इन्फ्लेशन टारगेट कितनी कहती है कि 4% होनी चाहिए आइडियली, और जो +2 + -2% जो होना चाहिए वो आप इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है, ये बता रखा है। तो इस चीज़ की वजह से आपको डिसइन्फ्लेशन को बस दिमाग में रखनी है और किसी चीज़ को नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साइक्लोन बिपार जो है, जैसे कि इसमें कहा गया है, कल मैंने बताया था कि साइक्लोन बिपार जो है वो आपके अरेबियन सी में बन रहा है, जो कि 15 जून तक जो है यहाँ तक हिट करने की संभावना है। इसमें 21,000 जो है लोग जो है शिफ्ट हुए हैं, जिस गुजरात में जो सेफ्टी जगह पे शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिसके वजह से साइक्लोन बिपराज की वजह से, ठीक है। और बिपराज का नाम, बिपरजॉय का नाम किसने दिया है, आपका बांग्लादेश ने दिया है। अगला नाम कौन देगा, इंडिया देगा, ठीक है। अगला नाम दे चुका है, कमेंट सेक्शन में बताइए अगला नाम इंडिया ने जो दिया है वो क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको जो ज़्यादातर हिट आने की बात की जा रही है वो कहाँ पे की जा रही है, गुजरात में बात की जा रही है। और साथ ही साथ गुजरात के साथ साथ गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला है। फिर इसके बाद ये कहाँ पे टर्न कर जाएगा, ये पाकिस्तान की तरफ टर्न कर जाएगा, ठीक है। और ये जो इसका लैंडफॉल होने की बात की जा रही है, लैंडफॉल कहाँ होने की बात की जा रही है, लैंडफॉल होने की बात की जा रही है आपके झाकुआ पोर्ट पे। झाकुआ पोर्ट जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे कहीं पे यहाँ पे लैंडफॉल होने वाली है और एक्सटेंसिव डैमेजिंग का जो पोटेंशियल है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे होने वाला है। तो इसके वजह से 21,000 लोगों को जो है शिफ्ट किया गया है सेफ्टी के वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, ट्विटर ने फेस किया थ्रेट को। बताया जो एक्स CEO थे उन्होंने कहीं ना कहीं ट्विटर को जो धमकी मिली थी उसको कहीं ना कहीं फेस किया और उसको कहीं ना कहीं सामने रखा। तो ये कब बताया, जब यूट्यूब चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस चीज़ को बताया कि वी विल शट डाउन ट्विटर इन इंडिया विच इज़ वेरी लार्ज मार्केट, जो उनके लिए बहुत ही बड़ी मार्केट थे। और कहीं ना कहीं वी आर गोइंग टू रेड दी होम्स ऑफ योर एम्प्लॉय। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि इस तरह की बात उनको कहा जा रहा था, वी आर गोइंग टू रेड दी होम ऑफ एम्प्लॉयज़ विच दे डिड एंड वी विल शट डाउन योर ऑफिस इफ़ यू डोंट फॉलो दी सूट। अगर हमने जो चीज़ कहा है उसको अगर नहीं माने, कहीं ना कहीं हम आपकी कंपनियों को बंद कर देंगे। इस तरह की धमकी उनको जो है मिलने लगी, जिसके कारण से वो जो एक्स CEO थे आपके जैकी डॉर्सेट, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा किया। तो इस वजह से क्या किया सेंटर ने, क्या किया, इस चीज़ पे एक्शन उठाया। लेकिन एक चीज़ इसमें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं, ये समझने की बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है। क्या इस फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है क्या लोगों के पास नहीं है, क्या लोग इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते? तो क्या गवर्नमेंट चाहे तो अपने हिसाब से क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर सकता है? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आज भी सवाल बना हुआ है, जो कि आपको देखिए हर जगह मिलता ही है। जैसे कि आपको
गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग के जजमेंट के हिसाब से, कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के हिसाब से अब कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं वायलेट नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाए तो उसको कहीं ना कहीं आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके वजह से आप उसको शट डाउन करें, कटल करें या फिर उसको धमकी भरी चीज़ दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए इस खिलाफ में? तो बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं एक मिडिल अप्रोच लेके इसके समाधान करना चाहिए और साथ ही साथ इस पर बातचीत करना चाहिए कि क्या चीज़ प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रही है, किस चीज़ की वजह से लोगों को जो राइट्स है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है और गवर्नमेंट को इससे कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए और इसका बेनिफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाया जाए। ये फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का, ना कि किसी के भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, किसी के भी राइट्स को क्या किया जाए, गवर्नमेंट जो है छीनने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की अनवैलिडिटी को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है UN नीड टू मोर डेमोक्रेटिक एंड देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशन है, इसमें 5 कंट्री परमानेंट है। ठीक है, इंडिया को छोड़ के जो आपका US, रसिया, चाइना, ठीक है, UK, फ्रांस जो है आपके 5 UNSC के मेंबर है और साथ ही साथ परमानेंट मेंबर भी है। अब इंडिया का क्या मांग है कि इंडिया का मांग है कि हमें भी परमानेंट सीट दी जाए। ठीक है, किस बेसिस पे मांग रहे हैं? इंडिया की जो पॉपुलेशन वो कहीं ना कहीं लार्ज है, इंडिया ने कहीं ना कहीं पीस कीपिंग फोर्स में कहीं ना कहीं आगे बढ़कर चलकर भाग लिया है, इंडिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं लार्ज है। तो इस बेसिस पे इंडिया क्या कर रहा है, मांग कर रहा है कि हमें भी जो है आप परमानेंट सीट जो है UNSC का दीजिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कौन आ जाता है, किसका रोल आ जाता है? चाइना का रोल आ जाता है। चाइना क्या करता है, इस चीज़ को कटेल कर देता है, यानी कि रोक देता है। तो क्या तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर राजनाथ सिंह इसीलिए कह रहे हैं कि UN जो है ज़्यादातर डेमोक्रेटिक होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, ना कि किसी के बात पे चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हाईलाइट की जाए, जो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी पीस कीपिंग फोर्स है और यहाँ इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग पे पैसा खर्च कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च कर रहा है, रिसोर्सेज पे पैसा खर्च कर रहा है और सेफ्टी प्रोडक्टिव पे भी पैसा खर्च कर रहा है, जिसके कारण से जहाँ पे भी क्राइसिस आता है, मोस्टली क्राइसिस को निपटाने के लिए इंडिया की UN पीस कीपिंग फोर्स को ज़्यादातर डिप्लॉय किया जाता है। अभी देखे होंगे आपने हाल ही में कि वुमेन्स पीस कीपिंग फोर्स भी इंडिया ने सेंड किए थे, भेजे थे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है पीस कीपिंग फोर्स इंडिया की एक नई वैल्यूज़ को दिखाता है, नई चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स की अगर बात करें तो चारों कॉन्टिनेंट पे वैल्यू हुई है, मेकिंग द टारगेट कंट्रीब्यूट UN पीस कीपिंग एफर्ट बोथ टर्म पर्सनल एंड रिसोर्सेज के तौर पे हम लोग इसको, मतलब हम लोग तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ रिसोर्सेज भी अपने प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि पीस कीपिंग फोर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथ किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया US डाइवर्सिफाई सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सुलिवियन। देखिए क्या हुआ, 2 दिन की दौरे पर हैं इंडिया के जो US के जो NSA हैं जैक सुलिवन, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जो अजीत डोवाल है NSA के, उनसे बात किया। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में बातचीत में बताया गया कि जो हमारी इनिशिएटिव इंडिया US की इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है कहीं उस पर काम करना चाहिए। क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, जो कि हमारी जैसे सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर है, जो हमारी जो रेयर मेटल्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं काम करना चाहिए और उनकी सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिससे कि दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं आगे नई हाइट तक पहुंचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड डायलॉग की यहाँ पे स्टेब्लिश करने की बात की गई है और साथ ही साथ जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई, यानी कि हम कहीं ना कहीं देखिए अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें या तो हम लोग कहाँ से सप्लाई करते हैं, या तो चाइना से करते हैं या ताइवान से करते हैं, यानी कि हम लोग कहने की बात है साउथ ईस्ट रीजन से ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इनकी सप्लाई को लेते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने अपनी चीज़ों में इसको मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया, हमारे घर में इसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सप्लाई चेन को और भी क्या करेगा, स्ट्रेंथ करेगा और साथ ही साथ डाइवर्सिफाई भी करेगा और दोनों देशों के बीच में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन बनेगा, जिसके कारण से जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा और उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो बायलैटरल पार्टनरशिप है उसको भी अलग नई जो एरिया है वो भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया स्ट्रेंथ ट्रेड डायलॉग विल एड्रेस इशू रिलेटिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल, जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करेगा, NSA अजीत डोवाल कह रहे हैं। ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है 2 वारशिप लॉन्च किया गया। ठीक है, किल टू लेट 3rd वेसल्स एट चेन्नई शिपयार्ड में। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए 2 शिपयार्ड कौन सी, एक अंजादीप
अंजादीप, और दूसरी है आपकी संशोधक, ठीक है। ये दोनों को लॉन्च किया कर दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले SLB है, ठीक है, सर्वे वेसल्स लार्ज है, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो आपकी डीप सी है या शोर तक है, मान लीजिए शोर है, ठीक है, यहाँ पे समंदर का एरिया है, तो यहाँ तक बहुत ही नज़दीक आके इसको आपके अगर दुश्मन लोग छुपे हुए हैं तो उनको भी टैकल कर सकता है और मार सकता है। इस तरह की ये कैपेबिलिटी जो है ये रखता है, ठीक है। अगर आप बात करें ASWC की, यानी कि जो आपके अजनदीप है उसकी बात करें, रिक्वायर्ड लेस ट्रैप्ड एंड कैन ऑपरेट क्लोज टू द कोस्ट एंड सर्च एंड अंडर वाटर थ्रेट एंड न्यूट्रलाइज एनिमी को मिडगेट सबमरीन माइंस, जो सबमरीन माइंस वगैरह होती है पास में ही आ जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आप अंडर वाटर में ही आप उसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें, ये आपकी चौथी जो है वो संशोधक जो है वो चौथी सर्वे वेसल्स लार्ज है, और दूसरी जो है सिर्फ जो लॉन्च है अजनदीप है वो क्या है, थर्ड एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। समझ में, तो ये चीज़ क्या करती है, जैसे मैंने ASWC के बारे में, यानी कि अजनदीप जो सबमरीन है, एंटी सबमरीन है, उसके बारे में बात किया, तो इसी तरह से जो संशोधक है वो वो कहीं ना कहीं सर्वे वेसल्स का काम करता है, मतलब जो वेसल्स हैं वो कहीं ना कहीं सर्वे करते रहते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समुद्री एरिया में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एज़ पर बिल्ट स्ट्रेटेजी की, द फर्स्ट शिप वुड बी बिल्ट GRSE, ठीक है, GRSE के द्वारा बनाया गया, ठीक है, यानी कि गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा, जो कोलकाता में है, और कंस्ट्रक्ट ऑफ द रिमेनिंग 3 शिप जो आउटफिटिंग स्टेज पे था हैज़ बिन सब कॉन्ट्रैक्ट एंड जो आपका लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग में, ठीक है, बनाया जा रहा था। तीन बाकी जो पहला है वो आपका कहाँ पे, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग इंजीनियर लिमिटेड कर रहा था, और जो 3 शिप बचे थे वो कौन कर रहा था, लार्सन और टर्बो शिपयार्ड, ठीक है, ये कर रहा था जो चेन्नई में, ठीक है। जो इसकी लॉन्च की बात की जाए, जो फर्स्ट लॉन्च की गई थी SLV की, यानी कि जो सर्वे वेसल्स लार्ज की जो लॉन्च की गई थी वो 5 दिसंबर 2021 को की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे 6 मंथ के अंदर धीरे धीरे एक को लॉन्च किया जा रहा था, और आखिरी जो बचा था वो अब लॉन्च कर दिया गया। जो 4th SLV था वो शिप को कहीं ना कहीं अब लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। नो सर्ट इन अपडेट येट कोविन डाटा लीक, एक्सपर्ट डिमांड ट्रांसपेरेंसी। क्या बात की जा रही है, बात की जा रही है इंडियन जो कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी है, जैसे मैंने बताया था कोविड-19 के जो केसेस है 2021 में कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे। उसके वजह से क्या हो रहा था, जो आपके कोविड की डाटा है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था लीक हुआ है, यानी कि जो डाटा सेफगार्ड की बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ था। तो इसके बारे में बात की जा रही है, साइबर सिक्योरिटी की बारे में बात की जा रही है। अब देखिए जो सर्ट इन था उनको कहीं ना कहीं वर्क दिया गया था, जो ये डाटा लीक हो रही है क्या ये सही में हो रही है, आप इसको चेक कीजिए। तो अभी तक इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है डाटा लीक के खिलाफ, और एक्सपर्ट क्या डिमांड कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि डाटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो अब भी जल्द से जल्द इनको देना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, आगे देखते हैं जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब इसके बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर हम सर्ट की बात करें, ये किसके अंडर आता है, मिटी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और जैसे कि हमने बताया जो आपकी ये किसको कर्टल कर रहा है, आपकी प्राइवेसी को कर्टल कर रहा है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स है, जो आप सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था पुट्टुस्वामी केस में कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताया था। तो कहीं ना कहीं डाटा प्रोटेक्शन बिल इसी के बिहाफ पे लाया गया था, और डाटा प्रोटेक्शन बिल को अभी तक ठीक से अभी तक लागू नहीं किया गया क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियाँ आ रही थी, गवर्नमेंट उसको बार बार लिया जा रहा है, ठीक है, रिवर्स कर ले रही है। तो देखते हैं आगे जाके क्या कोविड में क्या ट्रांसपेरेंसी आती है, किस तरह से ये डाटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में जो है आगे के अपडेट आने पर ही हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ है 6000 सिविलियन किल्ड इन म्यांमार आफ्टर 2021 कूप। 2021 का जो कूप हुआ था 2 फरवरी 2 फेब 2021 में, उस कूप के बाद ये बताया जा रहा है कि 6000 जो सिविलियन हैं कहीं ना कहीं मारे गए हैं, डेथ किए गए म्यांमार में, ठीक है। ये किस कारण से हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की क्या हो रही है, यहाँ पे जान ली जा रही है क्या, वहाँ पे डेमोक्रेटिक है। सबसे पहले तो वहाँ की कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कंट्री है, वहाँ की अभी क्या चल रही है, मिलिट्री चल रही है, लेकिन डेमोक्रेटिक
कंट्री बनी थी, लेकिन क्या हुआ, वहाँ की जो ज़्यादातर पावर है वो किसके पास है, मिलिट्री के पास है, जिसके वजह से जो डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं रह पाती है, जिसके कारण से उनको तख्ता पलट कर दिया जाता है या कूप कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह की डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती ही रहती है, जिसके कारण से इसको सफ़र किसको करना पड़ता है, सफ़र ज़्यादातर जो आम आदमी है, जो सिविलियन है, कि उनको प्रॉब्लम करना पड़ता है। उनकी जो राइट टू लाइफ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, उनकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, उनकी डिग्निटी कहीं ना हैम्पर होती है। तो ये चीज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करता है। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने की बात जो है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा उठ रही है कि हर कंट्री को क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, जिससे कि वो लोगों की राइट्स की बात करे। ठीक है, यहाँ पे लोगों को ठीक तरह से सोचनी नहीं जाती, तो आगे सोचिए क्या किया जाएगा इनकी जो आर्मी है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेथ 3003 वेर एट्रीब्यूट टू द रिजाइम द आर्मी, द पुलिस एंड मिलिशिया, वाइल 2152 जो है एट्रीब्यूट आर्म अपोजिशन ग्रुप। देखिए, अपोजिशन ग्रुप से तो 2152 हुआ है, लेकिन जो आर्म पुलिस है या मिलिट्री है, आर्म आर्मी है, उन्होंने कहीं ना कहीं 3003 लोगों को कहीं ना कहीं किल किया है। अब सोचिए, इतना बड़ा अमाउंट प्रॉब्लमेटिक तो क्रिएट करता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, इसकी जो पब्लिश रिपोर्ट किया है वो कौन किया है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो ने कहा है। ठीक है, ये चीज़ कि इतना ज़्यादा जो किल हो रहा है, ये जनता को मारा जा रहा है, वो इस वजह से, ये कौन मार रहे हैं क्या नहीं मार रहे हैं वो चीज़ें बता रखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए न्यूज़ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। चलिए, थैंक यू।